अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 10 दिन बाद सुबकदोश होने वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज इंतहाई जल्दबाजी में ऐन एक सदी कबल बरतानवी साम्राज्य के बनाए हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। ये बिल सिरे से ही एजेंडे में शामिल नहीं था। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली समेत चंद MNAs ने हुकूमत के इस इक़दाम पर एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें मुजव्वज़ा कानून साजी की कॉपियां भी फराहम नहीं की गईं। ताहम डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी ने एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए कानून साजी की कार्रवाई जारी रखी। सीक्रेट एक्ट में तरामीम ने फौजी तनसीबात की तारीफ को वसी कर दिया है। दस्तावेज की तारीफ को भी वसी कर दिया गया है, क्योंकि अब इसमें कोई भी तहरीरी, गैर तहरीरी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या कोई और ठोस या गैर महसूस आलात को भी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह मुजव्वज़ा कानून में मुतारिफ कराई गई दुश्मन की तारीफ में कहा गया है कि कोई भी शख्स जो बिल वास्ता या बिला वास्ता, जानबूझकर या फिर गैर इरादी तौर पर किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम कर रहा हो या उसके साथ मुंसलिक हो, गैर मुल्की एजेंट, नॉन स्टेट एक्टर, तंजीम, इदारा, अंजुमन या ग्रुप किसी खास फेल का कसूरवार है तो ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए मुज़र है। मुजव्वज़ा कानून ISI और IB को मज़ीद बाइख्तियार बनाएगा। ये एजेंसियां अब सरकारी राजों की खिलाफ वर्जी के शुबे में किसी भी शहरी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर सकेंगी। सेक्शन 11 में तरमीम के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। उन्हें किसी भी वक्त किसी भी शख्स या जगह में बगैर वारंट के दाखिल होने और तलाशी लेने की इजाज़त होगी। ममनुआ इलाकों से मुताल्लिक़ शिकों में भी तरमीम की गई है। अगर कोई फौजी तनसीब, दफ्तर, कैंप ऑफिस या इमारत के किसी हिस्से तक रसाई, दखलंदाजी या हमला करे तो ये जुर्म होगा। इससे पहले ये जुर्म सिर्फ जंग के दौरान इस तरह की नकलो हरकत तक ही महदूद है। तहम मुजव्वज़ा कानून साजी ने इसे अमन के वक्त तक बढ़ा दिया है। सेक्शन 3 का नाम जासूसी की सजा से बदलकर जराइम रखा जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की कौमी असम्बली से मंजूरी एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा हो गया है कि जमहूरियत की नाम लेवा जमातों की तरफ से 15 माह के दौरान ऐसे कवानीन क्यों मंजूर करवाए जा रहे हैं जिनसे जमहूरियत मजबूत नहीं बल्कि मजीद कमजोर होने जा रही है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको अपडेट कर दें, कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज पेश किया गया, आपसे कुछ देर पहले सेनेट में इस बिल को लाया गया। शदीद हंगामा हुआ है, सख्त एहतजाज किया गया है। मजबूरन चेयरमैन सेनेट को इस बिल को कायमा कमेटी को भिजवाना पड़ा। अपोजिशन ने तो एहतजाज किया ही, अपोजिशन के सेनेटर्स ने, मगर हुकूमती बेंचों से भी बहुत एहतजाज हुआ है। सेनेटर रजा रब्बानी ने तो बिल को फाड़ दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर अफनानुल्लाह, इनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया कि इसे नहीं माना जाएगा। सेनेटर रजा रब्बानी ने यहां तक कह दिया कि लगता है ऐवान के बजाय रजवाड़े में आ गया हूं, नई रिवायत डाली जा रही है। सवाल रखने से पहले पैनल के लिए भी और आप देखने वालों के लिए भी तेज तरीन जो कहा जाए कानून साजी हो रही है, पार्लिमानी रिकॉर्ड बना दिया गया है। 4 दिन में 54 बिल मंजूर किए गए हैं। पहले हम माजी की हुकूमत पर यह तनकीद करते रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि 9 रोज में जो बिलों की तादाद है वो सेंचुरी के करीब है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए सवाल। 10 दिन की इत्तेहादी हुकूमत अपनी जमहूरी साख दाव पर लगाकर क्या कोई बारगेनिंग करना चाह रही है? जैगम खान साहब, ये जो कुछ हो रहा है 18 से 22 तक हमने देखा कि 35% से कम वोट लेने वाली जमातों का जो एक हाइब्रिड सिस्टम जो मौजूद था, उन्होंने भी इस तरह की शायद कानून साजी ना की हो। अप्रैल 2022 से अब तक 50% से ज्यादा वोट लेने वाली, मतलब ज्यादा अवाम की नुमाइंदगी मौजूद है। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ ले जाना चाह रही हैं? क्या करना चाह रही हैं जमहूरी जमातें? मुस्लिम लीग नवाज तरक्की करते करते मुस्लिम लीग काफ बन गई है और पीपल्स पार्टी तरक्की करते करते पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बन गई है। ये जो इनका अरूज आदम खाकी है, इससे इस वक्त बाप पार्टी और MQM पाकिस्तान भी सहमे हुए हैं। ये लोग इतने खौफज़दा हैं और खौफज़दा हैं अपनी मकबूलियत से, इतने कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। आप ज़रा देखिए कि इन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमान को मजलिस शूरा, असली वाली मजलिस शूरा, वैसे तो अब भी उर्दू में उसका नाम मजलिस शूरा रखा गया है, कोई ज़ियाउल हक वाली मजलिस शूरा बना दिया है, एक रबर स्टैम्प बना दिया है। अब जिस कानून की आपने बात की और उसके साथ जो दूसरे कवानीन आए और आपने बताया कि 1 सदी से ज़्यादा पुराना ये नौ आबादियाती कानून है,
भारत में भी ऐसा कानून मौजूद है और ये साथ बहस भी मौजूद है कि इस कानून को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, इस कानून को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये सारा कानून पढ़ के देख लिए, नाम इसका जो है वो क्या है और फिर इसका काम क्या है। ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, लेकिन ये डिफाइन नहीं करता कि सीक्रेट क्या होता है। सबसे पहले तो इसे बताना चाहिए कि सीक्रेट क्या चीज़ है। हुकूमत वक्त जिस चीज़ को सीक्रेट कह दे वो सीक्रेट है। मिसाल के तौर पर जो सियासतदानों ने 80 और 90 की दहाई में बैंकों के कर्जे माफ़ करके खा लिए थे, वो भी सीक्रेट थे, आज तक सीक्रेट हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड आया था वो तो बाकायदा सीक्रेट था ना, बंद लिफाफे में था। इसी तरीके से तोशा खाने के तहफ़ भी सीक्रेट थे। और इसमें से किसी भी सीक्रेट की अगर तौहीन कोई सहाफ़ी करता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करता है, तो आपने देख लिया कि उस पर सजाएं क्या हैं। ख़तरनाक बात क्या है, कितना अहम काम होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंटेलिजेंस का इतना अहम काम होता है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें, उस इंटेलिजेंस का एनालिसिस करें और फिर पॉलिसी साज़ों को, फैसला साज़ों को उनको बताएं, उनकी आँखें और उनके कान बने। और ये क्या करना चाहते हैं, उनको पुलिस बनाना चाहते हैं, उनको पुलिस के अख्तियार दे रहे हैं। और ये क्यों ख़तरनाक है, इसलिए कि पुलिस का ओवरसाइट का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है। जब पुलिस कोई गलत काम करे तो आप उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई बंदा गलत काम करे तो आप कैसे अकाउंटेबल बनाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये उनका नेचर ऑफ जॉब है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से नहीं की जा सकती जिस तरीके से पुलिस की लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों की जाती है। इसलिए उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी जाती जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों की होती है। इतनी मुबहम तारीफें की गई हैं और जो काम कभी अंग्रेज ने भी नहीं सोचा था इस कानून में डालने का, वो इस कानून में डाला गया है। यानी जमहूरियत को पीछे धकेलने का काम इस वक्त वो लोग कर रहे हैं जो जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार हैं, जिन्होंने जमहूरियत की जंगें लड़ी हैं। हम इनकी कदर इस वजह से करते हैं कि जमहूरी जमातें हैं, करोड़ों लोग इनके साथ हैं और इन्होंने जमहूरियत की जिद्दोजहदें की हैं। और आज ये लोग वो काम कर रहे हैं जिससे जमहूरियत को बदतरीन नुकसान पहुंचने का खतरा है। ठीक है, तवक्को तो हमें ये थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉज में बेहतरी लाएंगे, दुरुस्त, हुकूमत को खोल देंगे कि हर चीज सामने है। लेकिन ये सीक्रेट्स ला रहे हैं, हर चीज को सीक्रेट बना रहे हैं। आईबी भी इतनी मोहतरम हो गई कि अगर किसी ने आईबी के इंस्पेक्टर का नाम ले लिया तो वो भी जेल में बंद। अरे भाई, उनके घरों पे तख्ती लगी होती है, किसको पता नहीं होता, हर ऐरे गैरे को पता होता है, सबको उन्होंने खुद बताया होता है। ठीक है, आप इतनी छोटी छोटी बातों को ऑफेंस बना रही है, बहुत ही खतरनाक बात है। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, मैं फिर दोहरा दूं, ये जमातें 20वीं सदी की जमातें हैं, ये 21वीं सदी में दाखिल होने को तैयार नहीं है, अपने तौर तरीके बदलने को तैयार ठीक है। और जो इन्हें राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है, वो इन नहीं नजर आ रही, ऐसे कह ले, नजर ही नहीं आ रहा राइटिंग ऑन द वॉल। वरना जो जमात भी, वरना जो जमात, बिल्कुल, वरना जो जमात ऐसा कोई कानून बनाती है, हमने माजी में देखा कि सबसे पहले शिकंजा उसी के गिर्द कसा जाता है। अब साथ साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर की शहादत, नून लीग से नवाज शरीफ सिविल बालादस्ती के लिए 3 बार इख्तिदार की कुर्बानी, जहां आज हम खड़े हैं, जो जैगम साहब ने गुफ्तगू की, जिस तरह की ये कानून साजी है, क्या वाकई वोट को इज्जत दो वाले ये काम कर रहे हैं? क्या जमातों ने, जैसे अभी कहा, 20वीं से 21वीं सदी सियासी वरासतें जो है मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दी हैं? एक बात तो साबित हो गई कि हम हालत जंग में हैं और मुसलसल हालत जंग में हैं और पिछले 75 साल से हालत जंग में हैं, तो इसीलिए ऐसे कवानीन की ज़रूरत पड़ी है। तो ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि इसको आसान करना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि पाकिस्तान में रहने वाले शहरी क्या क्या कर सकते हैं। मसलन सांस ले सकते हैं, मर सकते हैं, बिजली के और गैस के बिल अदा कर सकते हैं, वो अगर स्कूल भिजवाने के बच्चों के पैसे हैं तो स्कूल भिजवा सकते हैं, अगर इलाज करवाने के पैसे हैं तो इलाज भी करवा सकते हैं। ये 3 4 5 चीज़ें लिख दें, बाकी सारा आइन जो है उसकी अब ज़रूरत रह तो नहीं गई मेरे ख़्याल में। जिस तरह की कानून साजी मुसलसल हो रही है और जिसके इरादे और इसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, ऐसा कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियर
अटैक हो गया पाकिस्तान पे कि जिसका हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन सबको नज़र आ रहा है और उस पर मुसलसल काम भी हो रहा है। मैंने तो कुछ अर्सा पहले से ये सुन रहा हूँ मंत्रा एक, क्योंकि जैसे ही किसी न किसी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का टाइम आता है तो वो फिर नई डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा ये हम अब सिक्योरिटी स्टेट नहीं, मुझे याद है तकरीरें, आखिरी तकरीरें कमर बाजवा के दौर की, कि ये अब हम सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहने देंगे, अब हमने इकनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, मईशत को हमने तरक्की देनी है। तो ये जो कवानीन जितने बनाए जा रहे हैं और जो हालत है इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी और बुनियादी हुकूक की, इससे मुझे अगर मईशत किसी मुल्क में बेहतर हुई है, हमारे जैसे मुल्क में जिसमें मुख्तलिफ कौमियतें हैं, तो मुझे उसकी मिसाल दे दी जाए, मैं कन्विंस हो जाऊँगा। मुझसे लॉजिकली बात कर लें तो मैं कन्विंस हो जाऊँगा कि हाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है सब कुछ, इसके बगैर ना ही हमारे कर्ज़े उतर सकते हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की जा रही हैं या जितनी हमारी आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, ना ही इससे हमारे कर्ज़े भी उतर जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट ठीक हो जाएगा, हमारा वो जो है ट्रेड डेफिसिट ठीक हो जाएगा, दुनिया के लोग भागे आएंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यही कवानीन जो हैं, यही कवानीन यहाँ टूरिज़्म को भी बर्बाद करेंगे, मज़ीद फॉरेन टूरिज़्म को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बर्बाद करेंगे। लिख के रख लें मेरी बात, अगर ये कवानीन बन गए तो सारी दुनिया का एतमाद हम पे पहले ही नहीं है और ना हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू है। इन सब कवानीन के बाद कौन यहाँ आना पसंद करेगा और क्यों आना पसंद करेगा? कोई भी गैर मुल्की वैसे भी यहाँ पे चलता फिरता नज़र आ जाए इस्लामाबाद की F6 के अलावा तो हम उसको जासूस समझते हैं, हमारी ये साइकी है। किसी भी गैर मुल्की को देख के हम समझते हैं ये जासूस है। ऐसा हमें बना दिया गया। 50 साल से कोई जंग नहीं हुई इस मुल्क में, मतलब किसी और मुल्क के साथ, आपस में तो होती रही है, लेकिन हमारी जहनी हालत ये कर दी है कि जासूस है जो बंदा बाहर से आता है। तो फिर इन कवानीन की मौजूदगी में ठीक है, अब आप बता दें कि क्या क्या होगा और किस किस तरह ये मिसयूज होगा, कहाँ कहाँ मिसयूज होगा, ये एक अलग दास्तान है पूरी, जिसका शायद आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं आपके सवाल बड़े वैलिड हैं। यहाँ पे आप तो की बात करें तो मुल्क के अंदर इतनी पोलराइजेशन है कि हर बंदा दूसरे को भी शायद जासूसी समझ रहा है। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी, अभी बात हुई क्या क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ बता दीजिए। सानिया 9 मई का नतीजा है कि हम यहाँ खड़े हैं या इस तरह के बिल की जरूरत है? नजर तो यही आता है जहां एस्टैब्लिशमेंट को मजीद मजबूत होने का मौका मिला है। एजेंडे के बगैर इतनी तेजी से जो कुछ कल कौमी असेंबली में हुआ, जिस तरीके से कवानीन मंजूर करवाए गए, जिस तेजी से कि किसी ने पढ़ा नहीं क्या लिखा है और क्या पूछा गया है, क्या बताया जा रहा है, क्या इंप्लीमेंट होगा, ऐसे कवानीन का मंजूर करवाना आइन कानून की हुक्मरानी कहलाएगी, जमहूरी तसव्वुरात ही कहलाएंगे या उसकी नफी कहलाएगा? शहजाद साहब आपकी आवाज, सर माइक अगर आपका म्यूट है। ठीक है, शहजाद साहब की आवाज नहीं आ रही। इफ्तिखार जी, शहजाद साहब जी आ गई। अच्छा कहिए। ओके, मैं ये कह रहा था कि मेरा प्रोग्राम तो ये था कि जमहूरी और सियासी साख के बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन जिस तर्ज पे आपका सवाल और हमारे दोस्तों का जवाब चला है तो अब मुझे अपना जवाब उसके हिसाब से तब्दील करना पड़ रहा है। अब सार ने बड़ा अच्छा कहा कि हमें इजाज़त बता दिया जाए वो 4-5 चीज़ें क्या हैं जिनकी की इजाज़त है। तो इसमें मुझे वो मशहूर चीज़ नज़र आती है हमारी फोकलोर के अंदर से कि खादा पीता लायदा बाकी अहमद शायदा। अब इससे ये रेफरेंस लेना चाहिए कि हम किस दौर में जीते हैं, 21वीं सदी 20वीं सदी को छोड़ दें। मैं बुनियादी तौर पर बात इस चीज़ को करूंगा और फिर से ये सबको पता है लेकिन इसका कह देना मेरे ख्याल में ज़रूरत फिर पड़ गई है। हम एक फेडरेशन हैं, एक आज़ाद कौम के तौर पे हम कायम हुए थे, फेडरेशन की शक्ल में कायम हुए थे और जमहूरियत हमारा तर्ज सियासत समझा गया और ये कहा गया कि जमहूरियत के साथ हम आगे चल पाएंगे। वही तरीका था आगे चलने का, आज की दुनिया के अंदर यही एक तरीका है। ऐसी हर चीज़ जो कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है या जमहूरियत को पीछे फेंकती है, वो हमारे मुल्क और हमारे उस सोच के अंदर जिसकी वजह से ये मुल्क कायम किया गया उसके बरखिलाफ है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। मैं बड़े अरसे से बातें कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मैं तो शायद इतना जोर से ये बात ना कह सकता, मेरी जगह भी नहीं बनती। मैं तो फौज के साथ ताल्लुक होने की वजह से बड़ा अरसा 35 साल काम किया, तो उसकी वजह से मेरा एक छाप है मेरे ऊपर कि ये जमहूरियत की बात नहीं कर सकता। लेकिन जो जमहूरियत की बात कर सकते हैं उनको पिछले चंद दिनों में जिस तरह से पार्लियामेंट ने अपना रोल अदा किया उसके अंदर कुछ ना कुछ बात जरूर के
पार्लियामेंट के बारे में, सियासत के बारे में, सियासी लीडरान के बारे में। याद रखें, एक पार्टी तो बिल्कुल आउट हो गई, ये 4-5 पार्टियां या 13 पार्टियां कह लीजिए जो इस वक्त हैं, यही अपनी जगह पे मौजूद हैं। इन्होंने ही अगला इलेक्शन लड़ना है। यही आपकी मुस्तकबिल की लीडरशिप है। अभी आए, 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, जब भी आए यही आएंगे वापस। लेकिन आज इन्हीं के हाथों से अपना लहू तलाश, जमहूरियत अपना लहू तलाश करना शुरू कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी असास, हमारी एसेंस जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा सोच रखना है कि ये मुल्क कायम क्यों हुआ, किस वजह से कायम हुआ। तो क्या हम उस सफर की तरफ, उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे कदगन लगती जा रही है रोज बरोज। मैं कवानीन की बात नहीं करता, किसी अकल समझ के साथ ही किया गए होंगे। एक और फाइनल बात, ये जो कानून आज पास हो रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टिव होंगे या रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि पिछले 4 साल से या 5 साल से पहले, या ये आइंदा के लिए ये कानून है? अगर आइंदा के लिए तो ठीक है, किसी ने समझा कि अपने इन एरियाज को सिक्योर कर दिया जाए जो कि सिक्योर नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो फिर इसका मकसद, इसका तरीका कुछ मुकम्मल तौर पर कुछ और लगता है। और अगर ऐसी बातें हैं तो फिर उसको, फिर जो हमारे समझदार लायक लोग, जो हमारे दानिश्वर हैं और जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनको जरूर कुछ ना कुछ किसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये तरीका मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है इफ्तिखार साहब, इस बिल की कौमी असेंबली से मंजूरी, जहां पर मुकम्मल खामोशी रही, बल्कि इस बात पर जरूर एहतजाज किया गया कि अचानक कॉपियां दी गई, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसमें पता नहीं क्या है। साबित हो गया कि सियासत नहीं, रियासत बचा ली गई है। अच्छा, अब आपने जो सवाल था उसको मुख्तलिफ एवॉल्व हो रही है। ठीक है, आप करेंगे, आपका हक है, यू आर द एंकर। सवाल आपका यह है कि 10 दिन की इत्तेहादी हुकूमत अपनी जमहूरी साख दाव पर लगा के क्या बारगेनिंग करना चाह रही है, ये है आपका सवाल। उसमें फिर आपने बहुत सारे सीक्रेट एक्ट वगैरह पे चले गए। सीक्रेट एक्ट जो है वो कमेटी के हवाले कर दिया गया, कमेटी जाने सीक्रेट एक्ट का वो कानून जाने। और ये शहजाद साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि वो आइंदा के लिए है या पिछले दिनों से उसका इतलाक होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बाकी तो कमेटी फैसला करेगी। कुछ अजीब सा रवैया मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती रही और उसने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन करवा दो। जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने थे उन्होंने उनका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उनका ये रवैया गैरानी था। उनका रवैया गैरानी था, अगरचे उसमें बहुत सारी बातें और कही जा सकती हैं उनके जहनों को अगर पढ़ा जाए, लेकिन उनका जो मुतालबा था वो आइन के मुताबिक था और हमें आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे। हमने नहीं करवाए, आइन को नुकसान पहुँचाया। इससे पहले उन्होंने भी आइन के साथ एक खिलवाड़ कर दिया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 63 की एक दफ़ा कोई तशरीह की और दूसरी दफ़ा कोई तशरीह कर दी। ऐसा ही है। वो भी उन्होंने भी आइन की परवाह नहीं की कि आइन में क्या लिखा हुआ है। जैसा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया 2 सूबों में इंतखाबात करवाने के हवाले से, वैसा कमाल का अख्तियार 63 की तशरीह में कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ भी आइन का खिलवाड़ हुआ। अब आइन के खिलवाड़ के साथ एक नया खेल होने जा रहा है, वो है आपकी मर्दमशुमारी के साथ कि मर्दमशुमारी करा दी जाए। और भाई जब मर्दमशुमारी करा दी जाएगी तो उसके ऊपर ये होता है कि फैसला करना पड़ेगा कि नई नशिस्तें कैसे हों। उसका ये फ़लसफ़ा ये है जो अब तक का कि तमाम आबादी को नेशनल असेंबली की नशिस्तों पर तकसीम किया जाता है। आप ठहरें, आपकी अगला सवाल है, मुझे पता है, लिखा हुआ मेरे सामने का, मैं जी इसी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये सब आइन की तबाही हो रही है। ओके, आपको ये एहसास नहीं हो रहा। आपको वो एक सीक्रेट एक्ट वाला इतने अच्छा सारी तकरीर आप लोगों ने की है, बड़ी अच्छी की है, वेरी गुड, लेकिन उसका वो तो कमेटी के वाले हो गया। एक आदमी ने फाड़ दिया है, उस आदमी ने फाड़ा है जिसके पास 8वीं तरमीम थी, तो वो चाहता इस आइन में से वो तमाम चीजें बाहर निकाल के फेंक सकता था जो एक आमर ने इसमें शामिल की थी। उस कमेटी का सरबराह भी था और 9 महीने वो कमेटी बैठी रही थी। तो बातें करनी तो बड़ी आसान है और हीरो बनना बड़ा आसान है। और कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चौका एक बेल्ट फाड़ा था, एक इस किस्म का, तो मैं भी फाड़ के जा रहा हूँ क्योंकि उनके मैं मानने वाले में से हूँ। मैंने सारी बातें उनकी सुनी है आज, लेकिन 8वीं तरमीम भी उन्हीं की सरबराही में हुई। और आइन के अंदर जो खिलवाड़ ज़ियाउल हक कर गया, उसमें से कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ है
मतलब रुकना नहीं है, करते रहना है। नहीं, मतलब है कि मतलब है आइन के साथ खिलवाड़ भी करना है, हीरो भी बनना है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मुख्तसरन बताएं, नहीं फिर अगले इशू पे भी आए, मर्दमशुमारी आगे कि ये जो बिल मंजूर हुआ कौमी असेंबली से, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल लिबर्टीज के हक में जाएगा, मजीद पाबंदियां? मैं बताता हूं किसके हक में जाएगा। ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करें, जो इसके ऊपर फुल बेंच बनाने से इंकारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये रवैया होगा तो फिर रद्द-ए-अमल में यही होगा। दोनों लोग अपनी अपनी खेल कर रहे हैं, दोनों फरीक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? इस बिल से। मैंने जो 9 मई के वाकयात हैं, उन 9 मई के वाकयात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब मैं तो फुल बेंच नहीं बना सकती क्योंकि लोग छुट्टी पे गए हुए हैं। तो छुट्टियों का महीना है ना, तो ठीक है ना, तो फिर कुछ तो बन सकता है ना। उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो, उन लोगों को जिन्होंने 63 को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो। मुंतखब नुमाइंदों को आप सर पढ़ तो लें, उनको पढ़ने के लिए तो कॉपियां दे दें। मुझे आप बताएं, एक बिल पढ़ने आपको भी 2 घंटे लगे, 4 दिन में 54 बिल मंजूर। सर मैं कहता हूं खुदा आइन में असेंबली के अंदर ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। कितनी मर्तबा आपने प्रोग्राम किया? अगर बहुत मर्तबा हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, बाबा कमेटी को दे दिया गया। व्हाट एल्स यू वांट? वो तो अगर सेनेट में जाएगा, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो कौमी असेंबली में बैठे थे। आप क्या चाहती हैं? मैं तो ब्रेक लेना चाह रही हूं। आप तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप जब हकीकत की बात हो तो ब्रेक हो जाती है। वो कमेटी के हवाले कर दीजिए, लेट द कमेटी डिसाइड इट। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेरे पास बेंच में नहीं पूरा करने को तैयार, मैं फुल कोर्स सुनने को तैयार नहीं। आप पता नहीं क्या चाहते हैं इस मुल्क को, किधर ले जाना, आई हैव नो आईडिया। आईन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए और चलाएं। चला रहे ना आप? मैंने थोड़ी चलाना है सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ। आप तब तक जवाब होल्ड करें। चले, खास तरीका आप जवाब होल्ड करें जब तक ये बिल किसी न किसी बात को करने का। बस आपके पास एक जुमला बच गया, आप ये है जैसे वही है, अगर कागज फाड़ के फेंक दिया जाए वो भी एक जुमला पर बात करने को अभी कोई कमेंट नहीं है। देखते हैं जब तक बिल कमेटी से दोबारा सेनेट में आता है वो इसके साथ क्या सलूक करते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मर्दमशुमारी जैसे अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी छोटे सूबों के लिए मसला रही है, मगर अब की बार तो पंजाब के कई सियासतदान भी मर्दमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पंजाब के अलावा तीनों सूबों में गैर कानूनी तारकीन वतन बिलखुसूस अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। सिंध, KPK और बलोचिस्तान तवील अरसे से गैर मकामी आबादी के मसले से दो चार है। गैर मकामी आबादी के बायस इन सूबों के वसाइल पर भी असर पड़ता है और मुतालिका इलाकों में आबादियाती तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रहता। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन के मामले पर आवाज़ उठाई जाती है। गैर मुल्की आबादी को सूबे में भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और दहशतगर्दी के वाक़यात की एक बड़ी वजह समझा जाता है। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बलोचिस्तान की कुल आबादी का करीबन 55% थे। इस सूबे में 1980 से अफगानों की बड़ी तादाद में आमद देखने में आई। सैकड़ों मील तवील गैर महफूज सरहद ने बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों को उन लाखों पनाह गुज़ीनों का दूसरा घर बना दिया। बलोच आबादी को भी खदशा रहता है कि अफगानों को मकामी पश्तून बरादरी से निकाले बगैर वो बलोच आबादी से ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह सिंध में 1939 में बड़े पैमाने पर सरहद पार नकल मकानी की वजह से डेमोग्राफिक चेंज आया। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मकामी आबादी कुल 4.5 मिलियन में से 3.9 मिलियन पर मुश्तमिल थी। दूसरे लफ्जों में सूबे की 86% से ज्यादा आबादी मादरी जबानें बोलती थी। हिंदुस्तान से हिजरत का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। कराची दूसरे सूबों और बैरूनी ममालिक के लाखों लोगों के लिए माशी मकनतीस बनकर उभरा। हर किस्म के तारकीन वतन कराची में आते रहे, जिसने आबादी की तरतीब को यकसर तब्दील कर दिया। 5 दहाइयों के बाद 1998 में होने वाली मर्दमशुमारी से ये बात सामने आई कि सिंधी और सराइकी बोलने वाली मकामी आबादी सिंध की कुल आबादी का सिर्फ 63% रह गई। आमद की वुसअत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 1941 के बाद से मकामी आबादी में 5 गुना इजाफा हुआ, जबकि गैर मकामी आबादी में 20 गुना। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद फिर हिजरत शुरू हुई। अफगानिस्तान और बलाई इलाकों से आने वाले तारकीन वतन ने KPK के इलाकों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इधर पंजाब में सराइकी तशख्खुस जोर पकड़ रहा है। जनूबी पंजाब में सराइकी इलाके में अपनी नस्ली और सियासी शनाख्त को जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। कौम परस्त ग्रुपों ने एक मुहिम शुरू की जिसमें कम्युनिटीज को मुतहर्रिक किया गया कि वो मर्दमशुमारी में खुद को सराइकियों के तौर पर शुमार करें। जनूबी पंजाब में आबादियाती तब्दीलियां पंजाब पर असरअंदाज होंगी।
हमने 2 बार मरदमशुमारी की है गुज़िश्ता 6 साल में। जो पहली हुई वो करीबन 20 साल के बाद हुई थी और ये जो 2 मरदमशुमारियां हुई ये मुस्तकिल मुतनाज़े हैं, बार बार इन पर सवाल उठता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, मरदमशुमारी इंतखाबात ही नहीं माशी वसाइल की तकसीम के लिए भी नागुज़ीर है। 6 साल में 2 बार मरदमशुमारी मगर मुतनाज़ा, तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं? इफ्तिखार साहब, आजकल फिर मरदमशुमारी पर बहुत बहस है, सियासतदानों के बयानात हैं, कोई सियासी जमात मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं। हम खुद को गिनने में कहीं कहाँ गलती कर जाते हैं, कैसे गलती कर जाते हैं? पहले तो जो गलती मैंने की है और जिसकी आपने निशानदेही की है, मैं ग़ालिबन 8वीं तरमीम की बात कर गया। वो 8वीं तरमीम नहीं थी, 18वीं तरमीम के लिए जो 9 महीने बैठे रहे और जो उनकी सरबराही कर रहे थे, मैं उनके हवाले से बात कर रहा था कि काश वो ज़ियाउल हक की वो तमाम तरमीम जो उन्होंने आइन में की और उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, उनके बारे में भी फैसला करते तो फिर आज वो कागज़ फाड़ते हुए ज़्यादा अच्छे लगते। ये तो वो मैं क्लैरिफिकेशन। बाकी आपने बड़ी अच्छी आपकी ब्रीफिंग है अबाउट मरदमशुमारी के बारे में। आपके पास तारीखी डाटा मौजूद है 1939, 1941 वगैरह वगैरह का। इशू ये है सिकर कि पाकिस्तान में जो आज मरदमशुमारी पर डिबेट हो रही है, पहली बात है कि क्या मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन होने, अगर मरदमशुमारी को सामने रख के इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, ये तो बड़ा क्लियर है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया। असूल ये है कि तमाम जो आबादी है पाकिस्तान की उसको नेशनल असम्बली की सीटों पर तकसीम किया जाता है और फिर उसको हर सूबे को उसी तरीके से तकसीम किया जाता है। मसलन हमारे ख्याल में 9,17,524 का जो फिगर है, इस पे हम जो पूरी आबादी किसी भी सूबे की उसको तकसीम करेंगे तो नतीजा निकल आएगा कितनी नशिस्तें आती हैं। हमारा ये ख्याल है, अगर ये हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त है, तो बलूचिस्तान की नशिस्तें सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसके बारे में आप सिर्फ एक ही नस्ल की बात कर रहे थे, बलोच की और पख्तूनों की आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं सर, मैंने किया। चले, मेरा ख्याल है मैंने सुना नहीं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नशिस्तें वहाँ पे बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ एक मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। डी लिंक नहीं आप कर सकते मरदमशुमारी के फैसलों को NFC अवार्ड से, बिल्कुल, क्योंकि NFC अवार्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है वो है आबादी का। 80% पैसा जब दिया जाता है तो 80% की बुनियाद वहाँ की आबादी है। ऐसे ही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर सारी के सारी जो हमारा NFC अवार्ड है वो बदल जाता है। उसके बदलने से कुछ जगह पे लोगों को ये काबिल कबूल होगा और कुछ जगह पे लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा। बहरहाल ये कानूनी हैसियत है। जैसे मैं आइन के हवाले से बात कर रहा था, ये सब गैर कानूनी होगा। सर मुझे अगर इजाजत दें, मैं थोड़ा सा सवाल की तरफ लाना चाहूंगी। जी, सवाल में आपने आपने बिल्कुल ठीक अप्रोप्रिएट बात और आपने कहा माशी वसाइल, दो चीजें आपने पूछना ही चाह रही हूँ कि सर पिछली भी मुतनाज़े रही, अब हर जमात यहाँ तक कि पंजाब से वुज़रा सवाल उठा रहे हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं गिन पाते? सवाल उठा रहे हैं ये मैं इनके बारे में तबसरा करने से मैं अपने इन पे तबसरा करने से एतराज़ करूंगा। हम अपने सवाल तक ही महदूद रखें, क्योंकि अभी इलेक्शन के पहले ये सवाल उठाया गया है, हम उस हद तक ही महदूद रखें ना अपने आप को। पहले मैंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते। सर MQM तो जब से हुई तब से एतराज कर रहे हैं। उनको तो जिंदगी उनमें एक आधी सीट का फर्क पड़ेगा। किसी किस्म की भी मरदमशुमारी करा ली जाए और फार्मूला जो तय है कि तमाम आबादी को नेशनल असेंबली की जो मौजूदा नशिस्तें उन पर तकसीम करना है, उस फार्मूले के तहत ही मसला हल करना है। कोई नया फार्मूला तो इवॉल्व नहीं करना। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूँ ये गैर आईनी होगा सारा, क्योंकि इसलिए गैर आईनी होगा कि जब आप कर ही नहीं सकते इस काम को तो आप करेंगे कैसे? कौन आपको इजाजत देगा कि कौमी असेंबली की नशिस्तें कम करो या ज्यादा करो? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए। 2/3 आपके पास असेंबली के पास है नहीं, तो हाउ कैन यू डू इट? तो आप एक और गलत काम करना चाह रहे हैं और गैर आईनी काम करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको रोक को नहीं सकता। क्योंकि मुश्तरका मफादात की कौंसिल को भी का इजलास भी जो है अभी तक तो नहीं बुलाया गया। अभी दिन कितने रह गए? आपने खुद ही तो इसमें लिख के मुझे दिया कि 10 दिन रह गए। पता थोड़ी चलता है, रातों को भी काम हो रहा है, इतवारों को भी काम। अच्छी बात है, मैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसका फैसला भी नहीं आईनी होगा जब तक आइन के अंदर इन नशिस्तों की तरमीम नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा फैसला हुआ तो अफसोसनाक होगा, गैर आईनी होगा। चलें जी, शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्या कहा जाए कि
तकरीबन तमाम जमातें, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आवाज उठी है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, लेकिन MQM कहा जाए, JUI कहा जाए, सब आवाज उठा रहे हैं, इतराज कर रहे हैं। वैलिड एतराजात हैं सेंसस को लेकर, तो बमुश्किल हुआ पिछला 20 साल बाद और अब ये, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी कहा जा सकता है जस्ट टू डिरेल द इलेक्शन? नहीं, मेरा ख्याल है कि वैलिड है चीजें, और उसकी वजह यह है कि हम बहसीयत मुआशरा और बहसीयत कौम कोई रिकॉर्ड कीपिंग में बिलीव नहीं करते। यानी हम देखिए, डेटा को कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू किंग, इज द न्यू मास्टर। जिसके पास अदाद शुमार हैं वो ही अदाद शुमार ही असल में सही मास्टर होते हैं। और दो बुनियादी वजूहात आपने जिक्र किया, शायद एक का जिक्र किया, मैं दूसरे का मैं कर देता हूँ। एक वसाइल की तकसीम है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वो ताकत की तकसीम है। और ताकत की तकसीम का मतलब ये होता है कि कितनी सीटें किसके पास जाएंगी, ये होगा वो होगा। कराची वाले जो लड़ते हैं इसी बुनियाद पे लड़ते हैं ना, इसी चीज के ऊपर लड़ते हैं। वसाइल की तकसीम भी मानते हैं और साथ ही साथ ताकत भी थोड़ी बहुत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कम से कम कराची की हद तक। तो ये दोनों चीजें बहुत अहम है हमारे जो सेंसस होते हैं। और सेंसस की एक बुनियादी वजह ये है कि 10 साल के बाद हो, ताकि एक डेवलपमेंट प्लान उस तरीके से बनाया जा सके कि मुल्क के खदोखाल किस तरह से बदल रहे हैं, ताकि जो हमारे वसाइल हैं उनकी तकसीम ऐसे प्लान की जाए कि वो उस तरीके से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंच सके। ये तो बुनियादी असूल है। ठीक। लेकिन एक दो चीजें मेरे ख्याल में हमें जरूर सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे बताइए कि अब मैं 2017 के सेंसस पे हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे या ये जो 2022 या 22 और 23 में हुआ है इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि CCI का अप्रूवल बहुत ज्यादा है। CCI का अप्रूवल क्या, CCI कौन सी होती है? वो चीफ मिनिस्टर जो इंटरिम होते हैं या वो चीफ मिनिस्टर जो कि लोगों के नुमाइंदे होते हैं? वो उनमें से कौन असल में इसको वैलिडेट करेगा और कौन सा CCI बुलाएगा और कौन करेगा? फिर उसके बाद जब ये फैसला हो जाता है तो फिर जो तकसीम है ताकत की या सीटों की तकसीम जिसे कहते हैं कि किसके पास कितने हल्के, किस तरह जो डिलिमिटेशन का जो मामला है, क्या ये फिर हमारी उस वक्त असेंबलियां तो होगी नहीं, तो किस तरह उसको फिर हम कह सकेंगे कि अच्छा ये हमारे आइन के मुताबिक हुआ है? ये दो बड़े बुनियादी सवाल होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें बड़े अच्छे बच्चों की तरह 2017 के जो हैं उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, सेंसस के मुताबिक, इस वादे और कसम के साथ कि हम आने वाली जो पार्लियामेंट है वो फिर 2023 का जो सेंसस होगा उसको अप्रूव कर देगी और वो जिस हालत में है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, या फिर उसको उस तरीके से लेके जाया जाए जहां पर कुछ लोगों की जो रिजर्वेशन हैं उनको एड्रेस किया जा सके। फाइनली एक और चीज, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ नादरा से बेहतर रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। जिसके पास NIC है वो NIC आइडेंटिफाई करता है कि ये NIC किस जगह का बनाया गया है, और अगर ये बनाया गया है तो वो उसकी आबादी है। तो ये हम घर घर जाके और इतने अरबों खर्च करके और जो जमा करते हैं, ये एक नादरा क्यों नहीं हमारे लिए कर सकते? और फिर भी रिजल्ट मुतनाज़ है, क्योंकि हर एक चीज अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, बच्चे कहाँ पैदा हुए, कौन किसकी डेथ हुई, हर एक का रिकॉर्ड नादरा के पास है। और अब आजकल के दिन में करना पड़ता है। तो क्या वजह है कि उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है नादरा को? हम तो नादरा को नहीं मानते कि वहां का जो वो होना चाहिए चेयरमैन नादरा, वो भी मेरी मर्जी का हो, ताकि अदाद शुमार को मैं कुछ मैनिपुलेट कर सकूं। ठीक हो गया। जब नादरा को नहीं मानते, इतना बड़ा इदारा और बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं आपको अब बाद में लेती हूँ, मैं शामिल कर लूँ अभी। अब सार साहब, 20 साल सेंसस नहीं होता, 6 साल में 2 होते हैं। मेरा सवाल दरअसल वही है दोबारा से कि क्यों मुतनाज़े हो जाती है हमारी मरदमशुमारी? क्या ये तहफ्फुज़ात दूर हो सकते हैं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही कहा जाए रहे। सारी बातें तो हो गई हैं जो आपने सवालात पूछे थे। आपका एक बात जो भी आपने कही है कि क्यों मुतनाज़े होते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने कल भी एक बात की थी कि पाकिस्तान में ना कोई सिस्टम है, ना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा सिविलियन रह गया है जो काम करने के काबिल हो। मुझे देखें, हम इस वक्त क्यों झगड़ा कर रहे हैं इस वक्त 10 दिन पहले हुकूमत के जाने से कि सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके प्रोविजनल जो फिगर्स हैं वो आए हुए हैं और जो फाइनल फिगर्स हैं वो अभी उस पर कंसेंसस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी का एहतसाब होगा इस बात पे कि 2017 में जो सेंसस हुआ था उसके बाद नहीं पता था कि एक सेंसस और होना है और अगले इंतखाबात 2023 में होने हैं, उससे पहले होना है, उससे पहले प्रोविजनल उसके रिजल्ट्स आने हैं, फिर उसके फाइनल रिजल्ट्स आने हैं, और वो इसमें इतना टाइम हो कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नई हल्का बंदियाँ कर ले। क्या ये किसी को पता नहीं था कि डफर्स बैठे हुए हैं सारे इदारों में? ये क्यों नहीं हम पूछते उस वक्त जब ये वक्त होता है उस बात का? 6 साल में अगर आप एक सेंसस नहीं पूरा कर
कर सकते, उसका अमल पूरा नहीं कर सकते, प्रोसीजर पूरा नहीं कर सकते, तो फिर कौम तो गहरे गड्ढे में गिरेगी ना। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की सिर्फ सीटें ज़्यादा नहीं होंगी इसमें, इस दफ़ा के जो सेंसस में सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में ये होगा कि पंजाब की आबादी जो हमेशा 50-60% थी पूरे मुल्क की, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई दूसरे सूबों की निस्बत, वो 50% से कम हो जाएगी इस दफ़ा पहली बार फाइनल रिजल्ट्स के मुताबिक। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं हालांकि 18वीं तरमीम का बड़ा हामी हूँ, लेकिन मुझे सूबाई हुकूमतों पे उनकी लीडरशिप पे ये एतराज़ है कि वो इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि सिर्फ NFC अवार्ड में, क्योंकि 80% जो हिस्सा है वो आबादी की बुनियाद पे मिलना है, वो इनडायरेक्टली आबादी को बढ़ाने वाले जो इक़दाम हैं वो करते हैं। वहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से, और उसकी वजह क्या है, वो वजह ये है कि हमारे सूबे की आबादी ज़्यादा होगी तो हमें फंड्स में से ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, फेडरल फंड्स में से। ये नहीं सोचेंगे कि हमने इंडस्ट्री बेहतर करनी है, हमने स्कूलिंग बेहतर करनी है, हमने लोगों को रोज़गार पे लगाना है, इंडस्ट्री वहाँ लगानी, ये काम नहीं करेगी कोई सूबाई हुकूमत। लेकिन सिर्फ फेडरल फंड में से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए आसान उनके लिए ये है कि वो अपनी आबादी ज़्यादा दिखा सकें या बना सकें, और उसी तरफ लगाया हुआ पूरी कौम को बच्चे पैदा करने पे, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों ने, और उसमें ये NFC अवार्ड जो है वो एक बड़ा इशू है। तो बहरहाल ये सारी जो आज गंद है, ये बस बेसिकली उस 2017 में जो कुछ लोगों के शैतानी दिमाग में जो कुछ आया था और उस पर उन्होंने अमल किया है। वरना आज हम प्राइस वाटर हाउस कूपर के मुताबिक G20 जो दुनिया की 20 बड़ी माशी कुव्वतें हैं उनमें एक होते, और पाकिस्तान की इमर्जिंग मार्केट होती, लेकिन नहीं रास आया। अगर पाए मसला झगड़ा तो सारा पाए के साइज का है ना, तो पाए तो बड़ा नहीं हो सका, 2017 के बाद कम हुआ है। ठीक है, कम हुआ है, वो ज्यादा होता तो शायद ये इतना झगड़ा भी ना बढ़ता, लेकिन वो जो शैतानी दिमाग और लालची दिमाग थे वो करके चले गए। अल्लाह खैर से बैठे आप और मैं लड़ते रहेंगे, बस हमें कौम को लड़ने पे लगाई रखे। आबादी ज्यादा, मतलब है बच्चे पैदा करने पे ज्यादा जोर है, उनको गिना नहीं जाता। समझ नहीं आ रही कि अपने ही लोगों को गिनने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे साइज की बात हो रही है जैगम साहब, तो एक हवाला, हमसाया मुल्क भारत में 91 करोड़ 20 लाख वोट हैं ऐवान ज़ेरीन की, और सीटें हैं 543। हमारे पास 12 करोड़ 60 लाख वोट के लिए सीटें हैं 272। बहुत ज्यादा सीटें अगर हम हमसाया मुल्क से देखें, लेकिन वही झगड़ा किसी और मामले का है, निकाला कहीं और जाता, और अपने आप ही को गिनने से आ रही हैं कि गिन नहीं पाते। आखिर मसला है कहाँ? सबसे पहले मैं आपकी इसी बात का जवाब देना चाहता हूं कि मसला कहाँ पर है और एतबार क्यों नहीं आता। देखिए, दुनिया में जो मर्दमशुमारी होती है वो दो तरह की होती है। एक मर्दमशुमारी होती है, उसको डिफेक्टो सेंसस कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो फ़र्द जहाँ मौजूद है, जो ख़ानदान जहाँ मौजूद है, उसको वहाँ पर गिना जाए। दूसरी मर्दमशुमारी वो होती है जिसको डी जोरे सेंसस कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हर बंदे को उसके असल पते पर गिना जाए। पाकिस्तान में जो मर्दमशुमारी होती है वो डी जोरे होती है। कराची में जो बंदा बैठा है उसको उसके असल पते पर गिना जाएगा, उसको कराची में नहीं गिना जाएगा अगर उसने कम से कम आर्जी पता कराची का अपने कार्ड पे नहीं कराया। तो मेरी जितने सियासतदानों से बात होती है, मैं कहता हूं कि हुजूर, अगर आपको शिकायत है MQM वालों से, पीपल्स पार्टी से, तो आप मुतालबा करें कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी की जो नेचर है, जो टाइप है, उसको तब्दील कर लें। लेकिन उस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की मर्दमशुमारी नहीं चाहते। इसको टोटली पॉलिटिकल बना दिया गया है। अब सार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर किसी सूबे में आबादी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, तो उस सूबे के लिए शर्म की बात है। इसलिए शर्म की बात है कि आबादी का बढ़ना आपके बहुत से तरक्याती इंडिकेटर्स को ज़ाहिर करता है। ये ज़ाहिर करता है कि आप तालीम देने में नाकाम रहे हैं, आप बच्चियों को तालीम देने में नाकाम रहे हैं, आप ख़वातीन को रोज़गार देने में नाकाम रहे हैं, आप लोगों को सेहत, प्राइमरी हेल्थ देने में नाकाम रहे हैं, आप लोगों को पॉपुलेशन प्लानिंग की फैसिलिटीज़ देने में नाकाम रहे हैं। और उस नाकामी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप अपने फ़ायदे के लिए। ठीक, आप फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है और कोई गिन नहीं रहा। ये तो शर्म आनी चाहिए। सबसे ख़तरनाक इंडिकेटर जो 2017 के सेंसस में सामने आया, आपने बहुत सी दूसरी बातें बताई,
वो ये है कि पाकिस्तान की आबादी 2.4% से बढ़ रही है। बिल्कुल। खुदा का खौफ हमारे हमसाया मुल्कों में 1.1% पे बढ़ रही है। मुसलमान मुल्कों में भी, बांग्लादेश, ईरान, दूर चले जाए तो इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी आबादी से आधी नहीं है। ठीक है। हम तो एलियंस को रो रहे हैं, बाहर से आने वालों को। हम खुद जितनी आबादी बढ़ा रहे हैं, क्या हम उस आबादी को फीड भी कर पाएंगे? वेरी वैलिड पॉइंट। मेरे ख्याल में एनएफसी को जिस तरीके से हमने आबादी से जोड़ा है, अब इसको तब्दील करना होगा, इसको फिक्स कर देना चाहिए कि अब ये फिक्स हो गया। आप अपनी आबादी को बेहतर कंट्रोल करें, आपके पास वसाइल ज्यादा होंगे। आप आबादी को ज्यादा बढ़ाएंगे, आपको यह आबादी आपके गले पड़ेगी। ठीक है। सूबों को अब जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। सूबों को जिम्मेदारियां। मुझे इजाजत, इफ्तिखार साहब बिल्कुल आखिरी सेकंड में आपको जुमला कहना। ये कोई बात नहीं है, ये तो एहसन इकबाल ने मई के महीने में यही कहा कि डीलिंकिंग एनएफसी अवार्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसने मई को कहा था। मैं जो ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो है ये सिर्फ मर्दमशुमारी में बंदे नहीं गिने जाते, पूरा का पूरा देखा जाता है। कच्चे घर कितने हैं, पक्के घर कितने हैं, पानी किसके पास है, हैंडपंप किसके पास है, पीने का पानी किसके पास है, ये तमाम का तमाम डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसको बाद में मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। आप चारों का बहुत शुक्रिया दीजिए।